तो चलिए खबरों को विस्तार से देखेंगे। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में 8000 से ज्यादा मेहमान मौजूद रहे। शपथ से पहले महान सपूतों को नमन किया है। राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित। सदैव अटल पर अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। वहीं नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को नमन किया। शपथ ग्रहण के बाद जेपी नड्डा के आवास पर रात्रि भोज होगा। शपथ ग्रहण को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए हैं और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास हर नजरिए से इस दिन को समझा जाएगा। 9 जून जहां मोदी सरकार एनडीए की सरकार इस बार तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले। ये राष्ट्रपति भवन में समारोह आयोजित होगा। दिल्ली से तस्वीरें सामने आ रही हैं, 3 तस्वीरें जो कि आज के दिन की महत्वता को बताती हुई। आज शुरुआत नरेंद्र मोदी की जिस तरह से हुई, पहले नमन किया बापू को, फिर सदैव अटल पर वाजपेयी को नमन किया और फिर देश के वीर सपूतों को वॉर मेमोरियल पहुंचकर नमन किया। चलिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, 2 महामुकाबलों की चर्चा हो रही है। एक तरफ तो न्यूयॉर्क में होने वाला है और दूसरी तरफ भारत में जिस तरह से दिल्ली में शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, क्या मोदी की टीम तैयार है? अदिति, कौन कौन से नामों पर चर्चा और पीएम आवास पर किस तरह की हलचल आज आपको दिखाई दे रही है? देखिए, लंबे समय से हम यहीं पर है, आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। लगातार देखिए प्रधानमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं और ये पूरी लंबी फहरिस्त जो हमने आपको दिखाई, और क्योंकि फहरिस्त तो बहुत लंबी है, पर ये बात समझ लीजिए कि भले ही कैबिनेट प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, लेकिन कैबिनेट का स्वरूप वही 2014 और 19 जैसा ही है। यानी कि कैबिनेट के चेहरे में अलायंस के चेहरे भले ही थोड़े ज्यादा प्रभावी तौर पर नजर आ रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं वो ज्यादातर पुराने हैं। कैबिनेट नहीं, चेहरे पुराने। अब देखिए, अमित शाह, जेपी नड्डा जाहिर तौर पे इसमें होना था, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, पीयूष गोयल। आपको लगेगा मैं 2019 के नाम रिपीट कर रही हूँ। इसके अलावा प्रहलाद जोशी। यानी कि कॉम्पिटेंस डिलीवरी को देखा गया है यहाँ पर कि कॉम्पिटेंस डिलीवरी, विश्वसनीयता। साथ में जयंत चौधरी जाहिर तौर पे अलायंस का चेहरा थे। इसके अलावा जीतन राम मांझी बहुत ऑब्वियस है अलायंस का चेहरा। रामनाथ ठाकुर जेडीयू की तरफ से कहा गया। चिराग पासवान बहुत ऑब्वियस, कोई भी ऐसा चेहरा नहीं जो यहाँ पर आपको चौंका देगा। एचडी कुमार स्वामी है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, अर्जुन राम मेघवाल। कॉम्पिटेंस, विश्वसनीयता, डिलीवरी के तौर पर प्रताप राव जाधव पार्टी ने उनका नाम आगे किया। उनकी पार्टी ने रक्षा खड़से, महाराष्ट्र से जितेंद्र सिंह बहुत ऑब्वियस नाम है, उधमपुर जम्मू से जीत कर आए हैं। रामदास अठावले पहले भी कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं। हरदीप पुरी हैं, जे किशन रेड्डी हैं, बंडी संजय, कर्नाटक का इम्पैक्ट देने के तेलंगाना में बड़ा इम्पैक्ट देने के लिए बंडी संजय को यहाँ पर बुलाया गया है। तेलंगाना में अभी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन विधानसभा में इस बात की नाराजगी थी कि बंडी संजय को क्यों हटाया। तो आप तमाम नाम, शिवराज सिंह चौहान यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस से बाहर आ चुके हैं, जो पहले चर्चा थी। लेकिन वहीं भूपेंद्र यादव इसमें नजर नहीं आ रहे। तो आप देख लीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस पूरी जो रेस है उसमें सबसे आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, बीएल वर्मा, शोभा कंदलाजे, रवनीत सिंह बिट्टू बहुत ऑब्वियस नाम है। सर्वानंद सोनवाल असम। इसके अलावा अन्नपूर्णा देवी, जितिन प्रसाद, मनोहर लाल खट्टर राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस से बाहर हुए। नित्यानंद राय पहले भी चेहरा रह चुके हैं। अनुप्रिया पटेल पहले भी 2 बार से चेहरा है। अजय टमटा पहले भी चेहरा है। धर्मेंद्र प्रधान पहले भी चेहरा थे। निर्मला सीतारमण, सावित्री ठाकुर जो है मध्य प्रदेश से हैं, नया चेहरा यहाँ पर है। इसके अलावा राधा मोहन नायडू, इसके अलावा चंद्रशेखर पोस्मानी, मुरलीधर मोहल, कृष्णपाल गुर्जर हरियाणा से, हरियाणा में चुनाव है। गिरिराज सिंह उत्तर प्रदेश बहुत बेबाक अपने बयानों के लिए। गजेंद्र सिंह शेखावत, राजपूत चेहरा गजेंद्र सिंह शेखावत, और अब उनको एक बार फिर कैबिनेट में लिया गया। श्रीपद नायक, सीआर पाटिल,
गुजरात के प्रमुख चेहरे के तौर पर CR पाटिल प्रधानमंत्री मोदी के करीबी, फिर आप देखिए मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, प्रधानमंत्री करीबी गुजरात से आते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। और उसके बाद देखिए चंद्र प्रकाश झारखंड से आते हैं, पंकज चौधरी, सुरेश गोपी और के अन्नामलाई के लिए तो ये कहा जाना चाहिए कि हार कर भी जीतने वाले को के अन्नामलाई कहते हैं। चुनाव हार गए लेकिन तमिलनाडु में विधानसभा की तरफ नजर रखते हुए AIADMK का सफाया भी हो गया। तो अब DMK से सीधी लड़ाई में अन्नामलाई को यहाँ पर मंत्री बनाकर बड़ा मैसेज तमिलनाडु में देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने की है। अब देखिए इसमें दो जो चौंकाने वाली बात है, एक INB मिनिस्टर थे अनुराग ठाकुर, वो यहाँ पर नहीं है। जो ये चौंकाने वाली बात है कि अनुराग ठाकुर का नाम नदारत है। अब उनको कौन सी दूसरी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल कोई भी चुनाव ना हिमाचल में है, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि JP नड्डा को क्योंकि बुलाया जा रहा है, राज्यसभा को लीड भी वो कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अनुराग ठाकुर युवा चेहरा नाम गायब, स्मृति ईरानी जाहिर तौर पे चुनाव हार गई हैं। तो आप ये देखिए कि बहुत ही ऑब्वियस लिस्ट यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन अब दो चीजों पर संशय है। ओम बिरला, लगातार ये चर्चा थी कि क्या होगा ओम बिरला का, क्या वो दोबारा स्पीकर बनेंगे। ऐसे में अभी भी ये चर्चाओं पर पूर्ण विराम नहीं लगा है कि क्या स्पीकर की रेस पे ओम बिरला है। हालांकि ऐसा इतिहास में होता नहीं है कि ओम बिरला एक बार कोई स्पीकर बना तो उसको दोबारा रिपीट किया। एक बार बहुत पहले कभी हुआ था, लेकिन इस बार क्या ऐसा होगा। पर ओम बिरला ने वो इतिहास भी तोड़ा है कि वो चुनाव जीत कर आए। नहीं तो अक्सर लोकसभा स्पीकर का इतिहास यही रहा है कि वो चुनाव नहीं जीत पाते या वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं होते। चुनाव जीत कर आए हैं, सबकी नजर उन पर टिकी हुई है। दूसरा भूपेंद्र यादव फैक्टर, हरियाणा में चुनाव महत्वपूर्ण फैक्टर, सीनियर आदमी। तो ये माना जा रहा है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस से बाहर हैं। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश से आते हैं शिवराज सिंह चौहान, वो बाहर हो चुके हैं, वो मंत्री बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भूपेंद्र यादव जो हैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में आगे नजर आ रहे हैं। और यादव फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है देश भर में। ऐसी में आप देख लीजिए कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। धीरे धीरे अब काफिला और ये कारवां जो है ये खत्म भी होने लगा है। ये पूरी चाय पर चर्चा हुई, बैठक हुई और अब धीरे धीरे गाड़ियां निकलती जा रही हैं। चाय पर चर्चा हो गई, अब इंतजार है शाम 7 बजे का, जब शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे। तो वहीं ये तमाम चेहरे वहां पर शपथ लेते नजर आएंगे। अब महत्वपूर्ण होता है पोर्टफोलियो जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पर पोर्टफोलियो के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और JP नड्डा ने जो बैलेंसिंग एक्ट किया है उसमें नजर आ रहा है कि रिफॉर्म्स वाले बड़े पोर्टफोलियो 80% भाजपा के पास रहेंगे, 20% बांटे जाएंगे। ये बहुत आसान काम नहीं था, लेकिन सबको खुश रखने के लिए, JDU की मांग पूरी करने के लिए। वहीं आप देखें कि इसके अलावा जो चुनाव उनकी चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने कहा था कि मैं कुछ नहीं चाहता, आप जो देना चाहेंगे। लेकिन क्योंकि वो खुद सरकार बना रहे हैं, उनको आंध्रा में केंद्र से बड़ा सपोर्ट चाहिए, चाहे फिर वो योजनाओं का हो, सपोर्ट हो, फंड्स का हो। तो ऐसी स्थिति में 48-72 घंटे बाद ये स्ट्राइकिंग बैलेंसिंग फैक्टर क्रिएट कर लिया गया है। और ये तमाम नाम जो लिस्ट हमने आपको बताई, जिससे आपको बिल्कुल भी नहीं चौंकाया, बहुत ऑब्वियस नाम थे, ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट नहीं थे, वो यहाँ पर प्रधानमंत्री के आवास पर आए। अब धीरे धीरे यहाँ से कारवां निकलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री 6:45 से 7 बजे के बीच में रवाना होंगे PM अपने रेजिडेंस से और राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे शपथ कार्यक्रम में। जी अनिधि, जैसा कि आप कह रही हैं कि सो ऑब्वियस मंत्रिमंडल और नाम जिनको लेकर के चर्चा पहले से हो रही थी, और आपने तमाम नाम हमें बताया, चाहे वो कितने रिपीट होंगे, कितने नए को मौका होगा, कितनी प्रमुख घटक दलों के नेताओं को मैदान में लाने की तैयारी है। लेकिन अदिति, पोर्टफोलियो को लेकर भी आप चर्चा करी थी, क्या पोर्टफोलियो भी सो ऑब्वियस हो सकता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी ज्यादा परिवर्तन के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि NDA की सरकार बनी, लेकिन क्या पोर्टफोलियो में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं? 20% की आप बात करिए, यानी कि महत्वपूर्ण महकमे भी क्या दिए जा सकते हैं? देखिए, आप समझिए रक्षा और एक्सटर्नल अफेयर और होम, ये तो भाजपा अपने पास ही रखेगी, जो नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखिए, जब इतने दिग्गज नेता जिसमें राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, JP नड्डा हैं, ये वो तमाम सीनियर चेहरे हैं जो किसी सेकेंडरी पोर्टफोलियो पे नहीं जाएंगे, उनका कद नहीं घटेगा।
तो प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी रहेंगे। उसके बाद आता है होम डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, फिनेंस। तो ये तमाम जो चेहरे हैं ये तो अपना कद नहीं घटने देंगे बीजेपी। उनका 240 का आंकड़ा है बीजेपी का। तो जो मेजर जो पोर्टफोलियो हैं वो भाजपा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब सवाल उठता है हेल्थ, रेलवे, इसके अलावा सवाल उठता है एग्रीकल्चर, इसके अलावा सवाल उठता है अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं जो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि ये सारे पोर्टफोलियोज सेकंड लाइन, जैसे जेडीयू, जैसे शिवसेना, जैसे बात करें तो चंद्रबाबू नायडू, इसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं क्या। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने कोई शर्त रखी नहीं है, वो संतुष्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 80 से 85% महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो अपने पास रखेंगी। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा चौंकाने वाला यहाँ कुछ नहीं होगा। चौंकाने वाली बात तब होगी जब अमित शाह के पास गृह नहीं होगा। चौंकाने वाली बात तब होगी जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पोर्टफोलियो कहीं कम होगा, तब चौंकाने वाली बात होगी। चौंकाने वाली बात तब होगी जब फाइनेंस मिनिस्ट्री किसी घटक दल के पास जाएगी, पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण 4 बड़े पोर्टफोलियो हैं, एक्सटर्नल अफेयर भाजपा अपने पास रखेगी। जिस तरीके से विदेश मंत्रालय और जो उनका रिलेशन है, जो एक सबसे बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, वो किसी को बाहर को नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, फिर MOS का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये बहुत ज्यादा आपको चौंकाने वाली तस्वीर यहाँ पर नजर होती नहीं आ रही है। जी अदिति, इसके इतर अगर हम राज्यों को समझें और जातिगत समीकरणों को समझें तो कैसे तय किया जाएगा? भले राजस्थान की बात कर लें, यूपी काफी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा, कौन कौन मंत्री यहां से हो सकता है, और जातियों को, चाहे ब्राह्मण की बात हो, OBC की बात हो, दलित की बात हो, कैसे संतुलन बैठाया जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि राजस्थान में भी 3 चेहरों को जगह मिल गई है। अश्विनी वैष्णव को आप भले ही उड़ीसा में काउंट कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान से 3 चेहरों को नहीं। तो ना तो राजस्थान में चुनाव है, ना राजस्थान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 25 की 25 स्ट्राइक रेट भी नहीं आई है। तो राजस्थान से ही माना जा रहा था कि 3 तो मैंने मैक्सिमम है ही, 2 भी हो सकते हैं, 1 जाट चेहरा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी राजस्थान से 3 लोगों को जगह मिलना अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 तो आप देखिए, जयंत सिन्हा और अनुप्रिया पटेल घटक दलों को ले ही लिया है। अब थोड़ा जाति समीकरण देखा जाएगा, लेकिन केवल 33 सांसद हैं। तो ऐसी स्थिति में जातीय समीकरण को बैलेंस करते हुए कम रिप्रेजेंटेशन होता नजर आ रहा है। और आप देख लीजिए, अगले 1.5 साल में एक बार फिर शफल होगा। अगले 1.5 साल में फिर जब ये नए चुनाव आएंगे, इस बार आपको फोकस दिखेगा उन राज्यों पे जहां पर चुनाव है। देखिए, कृष्णपाल गुर्जर को भी मिला है, राव इंद्रजीत सिंह को भी टिकट दी गई है। तो फोकस है उन राज्यों में, हरियाणा, उन राज्यों में जहां पर चुनाव अभी अगले 1.5 साल में है। ये शफल बहुत बार होगा। जब घटक दलों की सरकारें होती हैं तो शफल होता है। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि बेहद महत्वपूर्ण है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, मैसेज का राज्य है। उत्तर प्रदेश की हार को एक बड़े उसमें देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में घटक दल और कुछ जातीय समीकरण के लिहाज से कुछ चेहरे, नेता निकल कर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अदिति, जैसा कि आप जानकारी दे रही हैं, यूपी को लेकर के भी आपने जानकारी दी जिसकी चर्चा सर्वाधिक हो रही थी। अदिति, ऐसे में अब क्योंकि ये भी चर्चा हो रही है कि चाय की चुस्कियां भी चल रही है, फोन भी आ चुके हैं, नाम तो अदिति आप पहले ही साफ कर चुके हैं, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं वहां पे, किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? क्योंकि बड़ा दिन है, दूसरी बार कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार की शपथ लेकर, और आजादी के तो पहली बार ऐसा हो रहा है। अदिति, बिल्कुल, आज़ादी के बाद सिर्फ नेहरू के बाद ये हो रहा है जब पहली बार कोई भी प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। अब आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको उन तस्वीरों में दिखा देती हूँ कि क्या हो रहा है। अंदर एक हॉल है, हमारे पास अभी तस्वीरें आई हैं। हम चाहेंगे, वैसे तो हमने अपनी स्क्रीन पे दे दी है, लेकिन हम चाहेंगे कि किस तरीके से ये तस्वीरें हैं जो नज़र आ रही हैं, अगर आपके सामने तस्वीरें हैं। इसके अलावा आप देखिए कि कैसे
तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री नितिन गडकरी भी अंदर नजर आ रहे हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह पहली पंक्ति में बैठे हैं। दूसरी निर्मला सीतारमण पहली पंक्ति में बैठी हैं। मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान पहली पंक्ति में बैठे हैं। वहीं कुमार स्वामी, शिवराज सिंह चौहान पहली पंक्ति में बैठे हैं। दूसरी पंक्ति में जो राजस्थान से जो नेता हैं वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। गजेंद्र सिंह बैठे हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आ रही हैं और ये कुछ देर पहले की वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले इस तरह की स्थिति थी, लेकिन अभी ये बैठक धीरे धीरे खत्म होने लगी है। जो प्रधानमंत्री के भाषण में ये बताया जा रहा है कि उन्होंने एक बार ये बताया कि ये सरकार हमको बेहतर तरीके से चलाकर प्रूव करना है कि घटक दल और हमारी विचारधारा सेम है। हम देश का हित, राज्यों का हित चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने अभी जब संसद दल की बैठक हुई तब भी घटक दलों की महत्वता बताई। एक बार फिर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कमर कस लो, जो मैंडेट हमें मिला है हमारे सर माथे पर है, हार जीत चलती रहती है। बिल्कुल, एक बार आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि जिन तस्वीरों का आप जिक्र कर रही थी टेलीविजन स्क्रीन पर हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें हैं। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रही है क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज के दिन की। आज का दिन बेहद खास है। 9 जून 2024 का दिन, जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे। उनके साथ मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा और ये अंदर की तस्वीरें हैं। चाय पर चर्चा तो जो संभावित मंत्री हैं उनके साथ, लेकिन इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता तो हैं ही, साथ ही घटक दलों के नेता भी इसका हिस्सा बने हैं। आप तस्वीरों में देखिएगा, निगाहें घुमाते जाइए। अमित शाह आपको दिखाई देंगे, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर, तस्वीरों में हरदीप सिंह पुरी और भी अन्य नेता, इन रामदास अठावले मौजूद हैं। अब मोदी की हैट्रिक और 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह अपने आप में खास, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जो अब एनडीए सरकार बहुमत हासिल करके सत्ता में आई है और अब मोदी जी फिर शपथ लेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर, क्योंकि इससे पहले जैसे दिन रहे हैं 4, 5, 6, 7, 8 ये काफी महत्वपूर्ण रहे हैं देश की राजनीति के लिए। देखिए 4 जून को जब नतीजे आकर के चर्चा शुरू हो गई कि सरकार बनाने की जो कवायद है वो कैसे होगी। पहले इंडिया अलायंस की बात हुई, इंडिया अलायंस ने अपनी बात कही और कुछ संकेत दिए, ये कोशिश यहां रहेगी, लेकिन फिर ये साफ किया कि नहीं, सही समय का इंतजार करें। दूसरी ओर जो एनडीए के घटक दल हैं उन्होंने साफ किया कि हम कहीं नहीं जाने वाले। चुनाव साथ लड़ा है, चुनाव साथ लड़कर जीते हैं, तो फिर अब सहयोग भारतीय जनता पार्टी का करेंगे। और जो बयान नीतीश कुमार का सामने आया जब एनडीए संसदीय दल की बैठक में उन्हें बोलते हुए सुना, चुटकी उन्होंने ली थी, चुटकी लेकर हास्यास्पद माहौल बनाया गया था, लेकिन साफ किया था कि विश्वास है नरेंद्र मोदी पर। चलिए हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर लगातार बनी हुई है, जानकारी हमें दे रही है। अदिति, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, आप बताइएगा, आप चर्चा भी कर रही थी, आखिरकार अभी अदिति कैसा माहौल है अंदर, क्या कुछ चल रहा है चाय की चर्चा के दौरान और कौन कौन मौजूद है इन तस्वीरों में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शपथ के बाद काम पर 100 दिन की कार्ययोजना को जमीन पर उतारना है। आप देखिए, जैसा उन्होंने कहा था कि 125 दिन का ही चुनाव से पहले उन्होंने कहा था, तो उन्होंने कहा कि कमर कस लीजिए, काम करना है। दूसरा, पेंडिंग योजनाओं को जो आपके विभाग के पास है उसको पूरा करना है, उसे तेजी से पूरा करना है। लोगों का भरोसा है एनडीए पर, उसे और मजबूत करना होगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा। विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि करना है, विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करना है, और जैसा हमेशा कहते हैं संकल्प से सिद्धि तक, उस नारे का जिक्र किया। मोदी ने देश की जनता के लिए काम करने के लिए सभी को शुभकामनाएं दी और बड़ी जिम्मेदारी के लिए अपने आप को खपा देने की भी बात कही, यानी पूरी तरीके से अपनी टीम को वो मोटिवेशन जो देते हैं
कि भले ही आपको लगे चुनाव खत्म हुए हैं, रिजल्ट आए हैं, अब मंत्री बन गए हैं, अब आराम करना है, ऐसी स्थिति नहीं है। कल सुबह से अपना कार्यभार संभालिए और कल से काम पर लग जाइए। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा कि देश की जनता को हम पे विश्वास है और हमें उस विश्वास को और ज्यादा मजबूत करना होगा। अगले 100 दिन की कार्य योजना को लागू करना होगा। और आप देखिए, ऐसा जरूर होगा, जब प्रधानमंत्री ने 125 दिन का जिक्र किया था वो जमीन पर करके दिखाएंगे, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से ये बात उठा रहा है कि आप पहले ही एनडीए की सरकार चला के तो दिखाइए, आप 100 दिन तो एनडीए की सरकार के साथ पूरा कीजिए। तो प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि वो एनडीए के साथ पूरे के साथ साथ बेहतर तरीके से योजनाओं को लागू करा के पूरा करें। तो ये 100 दिन बड़े क्रूशल है। अगर 100 दिन का पीरियड एनडीए की सरकार बखूबी बिना किसी रकस के, बिना किसी खींचतान के निकालती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। देश ने अलायंस की सरकार के दिन देखे हैं, खींचतान भी देखी है, नाराजगी भी देखी है और रोज गिरने का डर भी देखा है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने बखूबी पिछले 48 घंटे में अमित शाह और जेपी नड्डा ने जिस तरीके से पोर्टफोलियो और चेहरों को इंडक्ट किया है, अब वो चाहते हैं कि अगले 100 दिन एक मिसाल के रूप में ये सरकार कायम हो और अगले फिर जो चर्चाएं हैं ये चर्चाएं समाप्त हो जाएं। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आपको बताते कहा कि शपथ के बाद काम पर 100 दिन की कार्य योजना को जमीन पर उतारना है, पेंडिंग योजनाओं को आपके विभाग की जल्द से जल्द तेजी से पूरा करना है, लोगों का भरोसा एनडीए पर उसे और मजबूत करना है, विकसित भारत को संकल्प से सिद्ध तक ले जाना है। और मोदी ने देश की जनता के लिए काम करने के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। बड़ी जिम्मेदारी के लिए आप अपने आप को खपा दें, इस बात का मोटिवेशन के साथ ये बैठक है जो लगभग समाप्ति पर है। और धीरे धीरे तमाम जो बड़े नेता हैं वो निकलने भी लगे हैं और कुछ नेता अभी अंदर मौजूद भी हैं। अदिति, क्योंकि अगर आज का दिन जैसे जैसे चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कुछ अहम तस्वीरें आ रही हैं। शुरुआत की थी बापू को नमन करने के बाद, फिर उसके बाद ये चर्चा है, आपने बताया कि क्या कहा नरेंद्र मोदी ने, अब शपथ लेने जा रहे हैं। अदिति, इसके बीच शपथ लेने से पहले और इन बातों के दौरान अब आगे क्या रहेगा? अदिति, क्या और भी कोई बैठक है जो अभी भी संभव है? बिल्कुल नहीं, इसके बाद सब अपने अपने आवास भोजन करेंगे, शांति करेंगे। जिनको बुला लिया गया है वो मिठाई खाएंगे और जिनको नहीं बुलाया है वो जाहिर तौर पे चिंतित होंगे। हालांकि ज्यादातर पुराने ही चेहरे हैं। अनुराग ठाकुर इसमें नजर नहीं आ रहे हैं और भूपेंद्र यादव, बहुत ज्यादा उम्मीद थी वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनको कोई बड़ा पोर्टफोलियो संगठन में दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अब ये शाम को सीधे 5:30 से 6 बजे के बीच में सभी को पहुंचना होगा राष्ट्रपति भवन। और राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद और बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग को इनवाइट किया गया है, राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और उसके बाद 7:15 बजे शपथ समारोह शुरू होगा जो करीबन 1.5 घंटे का समय है। 1.5 घंटे तक वो शपथ समारोह चलेगा और उसके बाद कल सुबह से पूरा जो कार्यक्रम है, अदिति, मैं एक बार आपको जानकारी ये भी दे दूं कि जो अभी बैठक चल रही है उस बैठक में हमें भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत और इसके अलावा अर्जुन मेघवाल दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। अदिति, अपनी बात पूरा कीजिएगा क्योंकि तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए आप, राजस्थान के तीनों चेहरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र यादव भी अंदर नजर आ रहे हैं। हालांकि तमाम तरीके की बातें हैं कि क्या कुछ वो शपथ को लेकर भी सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। जिन लोगों को बुलाया गया है अभी उनमें से जी बिल्कुल अदिति, और ये तस्वीरें देखिए हम लगातार दिखा रहे हैं दिल्ली से सीधे तस्वीरें, जहां आपको दिखाई दे रहा है जिन संभावित मंत्रियों के साथ ये बैठक चल रही है। मोदी 3.0 और तैयारी जीत की, साफ किया है नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य के साथ ही। उन्होंने बात कही है कि जनता के लिए जिस तरह से कार्य किया है उसके लिए बधाई दी है। इसके अलावा 100 दिन को लेकर के जिस तरह से बात लगातार कर रहे थे कि अब आगे किस तरह से कार्य करने वाली है एनडीए सरकार, जो एनडीए सरकार ने वादा किया था जनता के सामने चुनावों से पूर्व, उसे कैसे पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा संकल्प को सिद्धि तक बनाने की बात कही है, यानी कि जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए सरकार ने लिया था उस संकल्प को
साधने की बात पार्टी कर रही है। संभावित मंत्रियों की ये तस्वीर फर्स्ट एरिया आपको लगातार वो नाम भी बता रहे हैं हमारे साथ हमारी सहयोगी। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं राजस्थान के जिन नामों की चर्चा है उनकी भी मौजूदगी है ही, साथ ही साथ अन्य नेता चाहे पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी बात हो रही है कि जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों को एक बार कैबिनेट में जगह दी जाएगी, जो परिवर्तन इनसे पहले एनडीए सरकार और भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया था विधानसभा चुनाव में, जब प्रमुखों को तैयार किया गया था सांसदी के लिए और अब था कि अब ये दिल्ली में उपलब्ध रहेंगे, अब दिल्ली को देखेंगे। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के नाम की भी चर्चा सर्वाधिक थी। हालांकि बड़ी जीत उन्होंने दर्ज करी और एमपी में जैसा प्रदर्शन पार्टी का रहा, 29 की 29 सीटें क्लीन स्वीप किया था, किसी को भी टिकने नहीं दिए गया था। और ऐसी तस्वीरें सामने आई है। आप देखिएगा राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, हरदीप सिंह पुरी, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव, जिन नामों की चर्चा राजस्थान से हो रही है, रामदास अठावले भी हैं। इसके अलावा तस्वीरों में निर्मला सीतारमण की भी मौजूदगी है और वो तमाम नेता जिनके फोन पर कॉल आने की बात हो रही है, जो संभावित मंत्री हैं। जैसा कि हमारी सहयोगी बता रही थी, 33 नाम सामने आ रहे हैं, 33 सांसद जो कि मंत्री पद के तौर पर शपथ लेंगे। हालांकि इसके बाद चर्चा है कि पोर्टफोलियो क्या रहेगा, पोर्टफोलियो किस तरह से रहेगा। लेकिन जैसा कि हमारी सहयोगी बता रही थी, महत्वपूर्ण जो पोर्टफोलियो है और जो महत्वपूर्ण कद के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका कद घटाया नहीं जाएगा। चाहे अमित शाह के नाम की बात हो या फिर राजनाथ सिंह की बात हो या फिर नितिन गडकरी की बात हो, ऐसे में इन नेताओं के नामों की चर्चा हो रही है, पोर्टफोलियो की चर्चा हो रही है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि ये फुल एंड फाइनल मंत्रिमंडल नहीं, इसके बाद भी और आगे अब वो तो पार्टी का फैसला होगा कितने समय बाद और कितने मंत्रियों को आगे और जगह दी जाएगी, कब एक्सटेंड इसे किया जा सकता है। लेकिन अभी जो नाम सामने आए हैं वो नाम कुछ ज्यादा चौंकाने वाले नहीं रहे, क्योंकि देखिए रिपीट करने की बात हो रही है। पार्टी 2019 में जिन नेताओं पर भरोसा जताई थी, जिन्हें महत्वपूर्ण कद और पोर्टफोलियो से नवाजा गया था, एक बार फिर उन पर दांव खेलने की तैयारी पार्टी की। लेकिन इसके इतर पार्टी को क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों का भी ख्याल रखना है। राजस्थान की बात हो और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में पार्टी के क्या फैसले रहेंगे, उस पर सभी की निगाहें थी कि यूपी में किस तरह से पोर्टफोलियो और किस तरह से जातिगत समीकरणों का ख्याल रखा जाएगा। ब्राह्मण चेहरा हो या फिर दलित चेहरे की बात हो, ओबीसी चेहरे की बात हो, ये किस तरह से तय होंगे। लेकिन संभावित मंत्रियों को मोदी मंत्र दिया जा चुका है। नरेंद्र मोदी जो कि बैठक के दौरान चाय पर चर्चा साथी नेताओं के साथ किए और फिर उन्होंने अपनी बात रखी, क्योंकि अब नई तैयारी है एनडीए सरकार, जिसमें परिणाम आने के साथ ही ये कवायद तेज हुई सरकार बनाने की। 4 जून को नतीजे आए, उसके बाद बैठकों का लंबा सिलसिला चला। पहले बैठक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, फिर एनडीए के साथियों की। संभावित मंत्रियों को नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है वो टेलीविजन स्क्रीन पर जरा पढ़िए। शपथ के बाद काम पर जुट जाएं, ये कहा है। 100 दिन का एजेंडा जिसे जमीन पर उतारना है। 5 साल के रोड मैप पर जुट जाएं, ये भी कहा है। 3 बातें अब तक आपने महत्वपूर्ण पढ़ी। लोगों को एनडीए पर भरोसा और मजबूत करना है। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य। हमारे साथ न्यूज एडिटर अदिति नागर लगातार जुड़ी हुई है। अदिति, क्योंकि हम लगातार बता रहे हैं कि क्या कुछ कहा है नरेंद्र मोदी ने, आप भी बताइए और कुछ क्या शेष रह जाता है अंदर खाने जो बैठक चल रही है उसमें क्या कुछ हुआ, किस तरह से शुरुआत हुई और फिलहाल वहां की क्या तस्वीरें। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम अब लगातार भूपेंद्र यादव को याद कर रहे थे, उनका जिक्र कर रहे थे, क्योंकि वो बड़ा कद है, बड़ा पोर्टफोलियो है। तो अंदर भूपेंद्र यादव, जब हमने तस्वीरें देखी तो भूपेंद्र यादव भी बैठे नजर आए हैं। तो अब उस लिहाज से तो उम्मीद यही है कि वो प्रधानमंत्री के कैबिनेट का हिस्सा होंगे, चेहरा होंगे, वो इस कैबिनेट के शपथ ले सकते हैं। क्योंकि हम लगातार ये कयास थे कि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, तो बड़े कद वाले भूपेंद्र यादव फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज उन तस्वीरों में वो भी नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में भी है। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि अगर वो यहाँ बैठे हैं तो वो शपथ आज रात को लेते हैं मंत्री पद की, या उनको एक बड़े दायित्व के चलते यहाँ बुलाया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा आपको बता दें
कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उसमें एक बार फिर अपनी टीम को बधाई दी, अपनी टीम को मोटिवेट किया बेहतर तरीके से जनता को डिलीवरी देने के लिए काम करने को लेकर। और प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कैसे हमको लगातार जो उम्मीदें हैं जनता की, जो विश्वास उन्होंने हम पे दिखाया है, उसको और मजबूत करना है। और सभी को मुस्कुराते हुए कहा कि हम एनडीए का परिवार हैं, तीसरी बार हमें मैंडेट मिला है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो तमाम तरीके की बातें यहाँ पर निकलकर सामने आई हैं। अगर हम पुराने तरीके से कहें कि क्या पुराने में, तो सिर्फ और सिर्फ अनुराग ठाकुर का नाम यहाँ पर मिसिंग आ रहा है। उसके अलावा सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर लगभग पुरानी कैबिनेट यहाँ पर नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के प्लान के लिए शपथ के तुरंत बाद काम पर जुट जाएं। 2047 जिसका नारा वो लाल किले से देकर आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि विकसित भारत के प्लान के लिए शपथ के तुरंत बाद काम पर जुट जाएं और संभावित मंत्रियों को पीएम मोदी ने हिदायत भी दी है। इसके साथ साथ अगले 100 दिन के एक्शन प्लान पर तुरंत काम करें और उसको जमीन पर लेकर आएं। अधूरे कामों को तुरंत करें उन विभागों को। तो ये संभवतः हो सकता है कि विभाग रिपीट भी हो जाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप नए विभाग को लेते हैं तो आपको हैंडओवर में ही समय लग जाता है, आपको काम पकड़ने में ही टाइम लग जाता है। तो प्रधानमंत्री बेटर एक्सीलेंस और डिलीवरी के लिए पुराने लोगों को विभाग रिपीट करा सकते हैं। ऐसे में अश्विनी वैष्णव को रेलवे वापस दिया जा सकता है, जिससे कि जो पुराने लंबित जो अधूरे काम है वो बहुत इजीली तुरंत फाइलें उस पर काम हो जाए। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही। चाय पर चर्चा अब खत्म हो चुकी है और इस चर्चा में पीएम मोदी ने सभी को शपथ के बाद तुरंत अपने मंत्रालयों के काम तेजी से संभालने के लिए कहा है। तो आप कल सुबह आप वो देखिएगा कि आज इन्होंने कार संभाल लिया, आज उन्होंने कार्यभार संभाल लिया, आज उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। आप देखेंगे कि अब कल ही से, क्योंकि सोमवार है और सोमवार से ड्यूटी पर जुट जाएंगे। बहरहाल आपको बता दें शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और उनके साथ तमाम जो नेता हैं वो भी जो आज आए हैं वो भी शपथ लेते नजर आ रहे हैं। शपथ के तुरंत बाद काम पे जुट जाएं, यही एक लाइन का संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। यानी टाइम वेस्ट नहीं होगा मोदी 3.0 में। एक बार फिर डिलीवरी रिफॉर्म्स लाने हैं, काम करना है और अपने क्षेत्र में जाकर उन कामों को, योजनाओं को लागू भी कराना है। इसी उद्देश्य के साथ आज चाय की चर्चा खत्म होती है। अदिति, एक और बात आप समझाइएगा। किस प्रधानमंत्री कार्यालय गए थे, क्या कहना चाहिए? सिंपल से देश की सेवा का सौभाग्य जोधपुर के सम्मानीय मतदाताओं ने, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से दिया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके लोकसभा का प्रत्याशी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं हृदयपूर्वक जोधपुर के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर और कार्यकर्ताओं का, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व का, देश के नेतृत्व का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मैं सिर्फ इस अवसर पर इतना कह सकता हूं कि जो संकल्प देश को विकसित बनाने का सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और जिन वादों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में गए थे, हमारा अपना घोषणा पत्र जिसको हम लेकर के गए थे, हम निश्चित रूप से उन सब वादों को पूरा करने, देश की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सब टीम की तरह काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 100 दिन के एजेंडे को लेकर ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत को आपने सुना, जो कि बैठक का हिस्सा और उनका नाम भी मोदी टीम में, और उन्होंने खुद ने भी कहा कि मुझे मोदी टीम में शामिल किया गया, उसके लिए सभी का धन्यवाद देता हूं, नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देता हूं। चलिए, हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति लगातार बनी हुई हैं। अदिति, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत को भी सुना, लेकिन अदिति ये भी समझाइएगा कि किस राज्य से कितने मंत्री होंगे, इसका क्या फॉर्मूला तय किया है एनडीए सरकार ने? क्या जिन राज्यों में सर्वाधिक सीटें जीती हैं, अच्छा प्रदर्शन रहा है, वहां से सर्वाधिक लेने की तैयारी या फिर इसके विपरीत कोई और तैयारी?
देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है। गजेंद्र सिंह शेखावत की आपने बाइट सुनी और भागीरथ चौधरी भी अपने आवास पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री आवास के बाद। यानी कि अब धीरे धीरे ये जमावड़ा शुरू, अब धीरे धीरे जितने भी तमाम लोग हैं उनका पीएम आवास से जमावड़ा खत्म होकर अपने अपने आवास पर पहुंच रहे हैं। और ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं कि लगातार जब प्रधानमंत्री ने उन सभी को ये कहा कि आपको आगे कैसे काम करना है, कमर कसनी है, और अब सभी लोग 5:30 से 6 बजे के आसपास पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन। लेकिन काम करने पर, डिलीवरी पर, परफॉर्मेंस पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने सभी को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। और अब धीरे धीरे बयान आ रहे हैं। जो जो लोगों को चाय पर बुलाया था वो ये कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री जी ने इतने काबिल समझा और एक बार फिर जगह दी, उसके लिए धन्यवाद। सभी एक बार आपको रोकना चाहेंगे, सुनवाते हैं दर्शकों को। मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं? काउंसिल मिनिस्टर इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था। चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। इतनी एक सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, वो फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। बाकी की जानकारियां उन्होंने ये जरूर कहा है कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है, ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। हरियाणा से साथी कौन कौन था आपका सर? हरियाणा में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल जी दोनों लोग आते हैं। सर, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, 100 दिन का कार्यकाल महत्वपूर्ण देखने को मिलता है, नजर आया। इस तरह की चर्चा भी बैठक में रही है सर। मैंने बताया वो जो आपको पता वो उतना ही मुझे पता है। जो सर ये चीज बता दीजिए, किस तरह की तैयारी होगी, शपथ ग्रहण होगा, तमाम जो विधायकों को बुलाया गया है, मंत्रियों को बुलाया गया है, इसकी जानकारी जो प्रबंध व्यवस्था में लोग लगे हैं उन्हीं को पता है। हमको जरूर 4 कार्ड मिले हैं कि उन 4 कार्डों पर हमारे परिवार के लोग, बाकी जो स्टाफ। तो देखिए, आपने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा। सहयोगी और डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अदिति, मनोहर लाल खट्टर को सुन रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन चूंकि जब उनसे पूछा गया सवाल कि और कौन कौन है, तो 2 नाम और लिया दी थी उन्होंने, मनोहर लाल खट्टर, यानी कि हरियाणा से 3 की तैयारी। चलिए एक बार फिर जुड़ने का प्रयास सहयोगी के साथ। लेकिन अब जैसे जैसे बैठक खत्म होने के बाद नेताओं के वहां से निकलने का सिलसिला लगातार चल रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा वो भी हमने आपको सुनवाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है, मुझे प्रत्याशी बनाया है, उसका मैं धन्यवाद देता हूं। फिर जीत हासिल करी और अब टीम का सदस्य बनाया गया, उसका उन्होंने धन्यवाद दिया। फिर मनोहर लाल खट्टर को आपने सुना।